हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वालिटी रिव्यू काफी पसंद आया होगा और काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिली भी होगी, राइट। सो दोस्तों, यहां अब हम लोग मिले हैं आज इसका सेकंड पार्ट, इसके आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए। आई होप आप लोग सब तैयार हो एकदम, राइट। लेट्स गो अहेड। सो दोस्तों, अब हम लोग ने पूरा बेसिक ये बारे में क्वालिटी रिव्यू क्या है, बराबर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या है, उनके पावर्स और उनके फंक्शंस क्या क्या है, वो सब चीजें जानने के बाद अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी डिस्कस इज कि बॉस, व्हाट इज द कवरेज ऑफ सर्विसेज, व्हाट इज द कवरेज ऑफ सर्विसेज अंडर क्वालिटी रिव्यू। सो व्हाट इज द कवरेज ऑफ सर्विसेज फॉर क्वालिटी रिव्यू, अब इसके बारे में अब यहां पे बातचीत होगी। सो लेट अस कीप इट वेरी सिंपल, लेट अस कीप इट वेरी सिंपल। तो हम देखते हैं यहां पे क्या कवर होगा। सो बॉस, यहां पे जो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो ना, वेरी सिंपल, जो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट्स करते हो, बराबर, सो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स का रिपोर्टिंग, बराबर के नहीं, वो सब यहां पे कवर होगा। पॉइंट नंबर वन, कि बाबा स्टैट्यूटरी ऑडिट्स विल बी अ पार्ट ऑफ व्हाट, क्वालिटी रिव्यू। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं कि जो फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क अपनाया है, जो फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क अपनाया है, ये समरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ दोस्तों, ठीक है ना। तो जो फर्म ने ये क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क अपनाया है, बराबर के नहीं, सो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको भी क्वालिटी रिव्यू में शामिल करेंगे। सो क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क विच इज एडॉप्टेड बाय द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू हु इज कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट। सो क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क of whom the audit firm under review, AFUR stands for what, audit firm under review। बट इसमें हम लोग स्पेसिफिकली यहां पे बात कर रहे हैं कि किसको किसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। देखो स्पेसिफिकली बोला है स्टैट्यूटरी ऑडिट्स इंक्लूड होंगे। सो इसके अंदर क्या क्या एक्सक्लूड होगा, तो बॉस हम लोग लिख देते हैं यहां पे कि आप जो इंटरनल ऑडिट जो आप करते हो, बराबर के नहीं, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। जो आप टैक्स ऑडिट आप करते हो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। जो आप जीएसटी ऑडिट आप करते हो वो इसके स्कोप से एक्सक्लूड हो जाएगा। कोई आप स्पेशल पर्पस ऑडिट आप करते हो वो भी इसके अंदर से एक्सक्लूड हो जाएगा। आप समझो बात को। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं बॉस, यहां पे इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, स्पेशल पर्पस ऑडिट, कोई भी दूसरा स्टैट्यूटरी ऑडिट छोड़ के आप कोई भी दूसरा ऑडिट कर रहे हो ना, वो बॉस क्वालिटी रिव्यू के परव्यू में नहीं आएगा, वो क्वालिटी रिव्यू के स्कोप में नहीं आएगा। आई बात समझ में आपको। और साथ ही साथ जो भी रिव्यू ऑफ वर्क, रिव्यू ऑफ वर्क डन बाय मेंबर्स, क्या पॉइंट है ये, रिव्यू ऑफ मेंबर्स, रिव्यू ऑफ वर्क डन बाय मेंबर्स, हाँ क्या पॉइंट था ये, रिव्यू ऑफ वर्क डन बाय मेंबर्स इन एम्प्लॉयमेंट, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट के तौर पे आपने कुछ काम किया है तो वो भी इसके अंदर कवर नहीं होगा। आई बात समझ में आपको, एकदम सिंपल है। सो कीपिंग इट शॉर्ट सिंपल, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए कि कौन से सर्विसेज अपने यहां पे क्वालिटी रिव्यू को कवर किए जाएंगे। तो कीपिंग इट वेरी सिंपल, नंबर वन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, एंड प्लस उस स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म के जो क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क उन्होंने जो लगाया है, वो सारी बातें हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करेंगे क्वालिटी रिव्यू के पर्पस के लिए। बट इसके अंदर आपका टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, स्पेशल पर्पस ऑडिट, वो कोई भी अलग तरीके का अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और कोई भी कामकाज अगर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ने ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर किया है तो वो भी इसके अंदर कवर नहीं होगा। आई बात समझ में आपको। सो यहां तक हम लोग ने पूरा पूरा समझ में आ गया है अपने को कि क्या क्या इसके अंदर, मतलब हमने देखा है कि नफरा कब इसको यूज कर सकता है, नफरा कब करेगा इसको, फिर उसके बाद क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पावर्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, और अब कौन से सर्विसेज यहां पे कवर होगी, ये भी हम लोग ने सीख लिया है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं एंड अब इस टॉपिक में हम लोग जो सीखने वाले हैं, जो ब्रेड एंड बटर है, भाई मसाला है ये, यहां मजा आएगा, ठीक है ना। सो अब जो बात हो रही है यहां पे, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइस नीड टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास आपने समझना है इसको।
हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं अभी सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म्स की बात कर रहे हैं ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझने की कोशिश करो। हम लोग कैसे करते हैं कामकाज, एक बार मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूं। यहां पे ये फर्म है, बराबर। इस फर्म के पास एक क्लाइंट है, बराबर। अगर ये क्लाइंट कुछ इसके क्राइटेरियाज अगर फुलफिल होते हैं जो अभी अपन देखेंगे, तो इसके हिसाब से आप समझो मेरी बात को, इसके हिसाब से क्या होगा भैया? इसके हिसाब से हम लोग इस फर्म को क्या करने वाले हैं? सिलेक्ट करने वाले हैं। बात आई समझ में आपको? तो हम यहां पे फर्म का क्वालिटी रिव्यू नहीं कर रहे, हम लोग इस फर्म ने इस क्लाइंट का किस तरीके से स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है, वो बराबर से हुआ या नहीं हुआ, वो हम लोग चीजें देखने वाले हैं। आई बात समझ में आपको? आई बिलीव इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, चलो अब ध्यान से मन लगा के समझते हैं। ठीक है, सो अब इसके अंदर हाउ द फर्म्स आर सिलेक्टेड। नंबर 1, क्राइटेरिया बेस्ड। सिंपल है, क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड। क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड। मतलब आपकी फर्म किस तरीके से सिलेक्ट होगी। मैंने जैसे अभी आपको समझाया, आपके पास कोई एक क्लाइंट है बॉस, आपके पास एक कोई क्लाइंट है, अगर वो क्लाइंट उस क्राइटेरिया में फिट हो जाता है तो क्या हो जाएगा? मतलब अब सिंपल समझो, हम लोग क्राइटेरिया बेस्ड क्लाइंट्स ढूंढेंगे। अच्छा, रिस्क है, फ्रॉड है, मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, काफी सेंसिटिव सेक्टर है, हाँ, तो एक काम करते हैं, चलिए ये कैटेगरी के जो क्लाइंट्स है इनका चलो क्या क्वालिटी रिव्यू करवाते हैं, देखते हैं कि इनका ऑडिट बराबर से हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो भाई मुझे एक बात बताओ, इसका ऑडिट कौन कर रहा है? अच्छा, XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी। चलो XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बुलावा आया है, क्वालिटी रिव्यू की बारी आई है। आई बात समझ में आपको? इतना सिंपल है। तो अब हमें बस क्या जानना है, क्या समझना है बॉस, कि यहां पे ये क्राइटेरियाज क्या है। इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है दोस्त? ये क्राइटेरियाज क्या है। ये क्राइटेरिया एक बार अपने को समझ में आ गया ना, टॉपिक खत्म। ये फर्स्ट है, ठीक है। सो क्राइटेरिया बेस्ड क्या है? नंबर 1, सो क्राइटेरिया बेस्ड, आइए दोस्तों समझते हैं क्राइटेरिया बेस्ड यहां पे क्या है। सो नंबर 1 क्राइटेरिया अपन देखते हैं कि इट इज रिस्क बेस्ड, बराबर कि नहीं। किसके बारे में बात करेंगे? द फर्स्ट क्राइटेरिया व्हाट वी हैव ओवर हियर इज द रिस्क बेस्ड। पहला क्राइटेरिया यह है कि रिस्क बेस्ड, अच्छे से लिखेंगे, एकदम मस्त राइटिंग निकालेंगे। रिस्क बेस्ड सिलेक्शन इंक्लूडिंग रेगुलेटरी कंसर्न्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स रिस्क। कहीं पे भी आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी, मतलब कंपनी बोल रहा हूं, अब अपना सीए फर्म नहीं बोल रहा हूं, ये पर्टिकुलर कंपनी XYZ, जैसे सत्यम कंपनी, रिस्क है भाई, बराबर। तो भाई उसके अंदर अगर रिस्क है तो भाई मत बोलो रिस्क है तो इश्क है, पागल हो गए क्या? कॉन्सेंट्रेट करो। जिस कंपनी के अंदर रिस्क है ना दोस्त, तो उस कंपनी को हम लोग क्या करने वाले? सिलेक्ट करने वाले फॉर क्वालिटी रिव्यू। तो उस कंपनी का ऑडिट कौन कर रहा है? अच्छा, ये सीए फर्म। तो वैसे हम लोग उस ऑडिट फर्म को हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे रिस्क बेस पे। आई बात समझ में? या तो अपन सेकंड पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे? सेक्टर बेस्ड। सेक्टर बेस्ड, बराबर के नहीं? ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। अब जैसे आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में द थिंग्स आर व्हाट मोर ससेप्टेबल टू रिस्क, बहुत गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं आजकल बैंकिंग सेक्टर में। तो भाई जो सेक्टर बेस्ड है ना, जहां पे आपको लगता है कि रिस्क है, रिस्क, बराबर, ये कहां पे आपको मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चली है, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि कुछ तो भी गड़बड़ है। इंटेलिजेंस, INTEL, हाँ, आई इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस INTELLI, हाँ GN, बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ स्पेलिंग। तो मार्केट इंटेलिजेंस व्हाट रिपोर्ट, तो इसके बेसिस पे, मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बेसिस पे आप समझने की कोशिश करो। अगर हम लोग को सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आजकल रिस्क बहुत हो रही है, गड़बड़ बहुत हो रही है, तो चलिए यहां पे इस सेक्टर के कौन कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ऑडिट कर रहे हैं, चलो उनको सिलेक्ट करेंगे और उन सेक्टर का क्वालिटी रिव्यू करवा लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। आपको डिफरेंस और समझ में आता होगा, पीयर रिव्यू क्या है और क्वालिटी रिव्यू क्या है, बराबर।
या फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्या कहते हैं, रिपोर्टेड फ्रॉड, रिपोर्टेड फ्रॉड और लाइकलीनेस ऑफ फ्रॉड, रिपोर्टेड फ्रॉड और लाइकलीनेस ऑफ फ्रॉड, तो उस समय पे हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, बराबर। या नंबर 4 सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, बराबर। अकाउंट्स में गड़बड़ है भाई, बराबर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब गड़बड़ आ गए, सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज। और ये कौन हाईलाइट किया, हाईलाइटेड, मीडिया में पता चल गया, हाईलाइटेड बाय मीडिया। तो भैया कुछ तो भी गड़बड़ है, मीडिया एंड अदर रिपोर्ट्स। तो कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्त, तो यहां पे हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। या तो अगर आपने मेजर नॉन कंप्लायंसेस किए, मेजर नॉन कंप्लायंसेस लॉज रेगुलेशंस के, तो इस समय पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पे ऐसे क्राइटेरिया बेस्ड हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इन ऑडिट फॉर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। बात एकदम आसान है, आपको बस एक बार उसको गो थ्रू करना है, समझ में आ जाएगा आपको। क्या कहते हैं भाई कि हमें इन, मतलब आप समझो ना, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्लाइंट का आप समझो बात को कि आप भाई अगर कोई पर्टिकुलर एक बैंक में, बराबर के नहीं, कि इस बैंक में कुछ गड़बड़ हो रहा है या इस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो यहां पे आप समझो आप और हम जैसे बहुत सारे लोग प्लस इसके बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, मतलब ऑल इन ऑल इनके जो स्टेक होल्डर्स है ना दोस्त, इनके जो स्टेक होल्डर्स है ये बहुत सीवियरली अफेक्ट होंगे। तो हम चाहते हैं कि जब इस बैंक का यहां पे ऑडिट हो रहा है, तो ये जो ऑडिट है ये एकदम जोरदार होना चाहिए, इसमें कहीं पे भी कुछ भी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जो रिपोर्ट मिल रहा है वो एकदम सही मिल रहा है और एकदम जोरदार तरीके से हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, यस सर। तो अब यहां क्या करने वाले हैं, इस ऑडिट फर्म को किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर है यहां पे, ये तो सिर्फ बैंक का एक एग्जांपल है, इलिस्ट्रेशन है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो क्लाइंट है, हम क्या चाहते हैं कि ये जो साहब, ये जो क्लाइंट है, इसको हम लोग कैसे सिलेक्ट करें, ये क्लाइंट की क्या खास बातें होनी चाहिए, क्लाइंट के क्या फीचर्स होने चाहिए। तो भाई क्लाइंट में एक तो वो रिस्क के बेसिस पे होगा, सर यहां पे फ्रॉड होगा, सर इन्होंने नॉन कंप्लायंसेस कुछ करे होंगे, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, इन्होंने कुछ नॉन कंप्लायंसेस करे होंगे, बराबर के नहीं। तो इनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इनके बेसिस पे इस पर्टिकुलर क्लाइंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि अच्छा ये क्लाइंट इस ऑडिट फर्म के पास है ना, तो ये ऑडिट फर्म अपनी सिलेक्ट होंगी। जो भी सेक्टर में, जो भी क्लाइंट में, जो भी फर्म में, जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिट में सेंसिटिव एरिया जहां पे है, जहां पे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट, अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उस क्लाइंट को क्या कर देंगे दोस्त, उस क्लाइंट को हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। आई बिलीव नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। बोलो यस और नो? यस, एकदम सिंपल है। सो ये क्राइटेरिया बेस्ड हो गया, ये क्या हो गया, क्राइटेरिया बेस्ड हो गया। आते हैं नोट्स में, ये कवरेज ऑफ सर्विस अपन ने डिस्कस कर लिया था, जिसको अपन ने स्टैट्यूटरी ऑडिट बोल दिया था, क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क बोल दिया था, एक्सक्लूजन्स में यहां पे अपन ने लिस्ट देख ली थी, ठीक है। अब सिलेक्शन बेस्ड ऑन व्हाट, द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो क्या कहता है क्राइटेरिया बेस्ड, द एंटिटीज अदर देन दो स्पेसिफाइड, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन दो स्पेसिफाइड अंडर रूल 3(1) ऑफ नफरा रूल्स 2018, क्योंकि नफरा अपने आप में सिलेक्ट करता है, ये अपन ने देख लिया था। नफरा कौन से इनको सिलेक्ट करता है कि बॉस यहां पे लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी जो सेंसिटिव है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एक्ट, तो नफरा बोलता है कि बॉस इनका तो क्वालिटी रिव्यू करवाना है करके। बट नफरा के अलावा जो भी कुछ बचता है, फिर अब जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है ना, वो किसके पास है, वो अपना क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास है, करेक्ट है। तो उसके अंदर क्या है, क्या क्राइटेरिया है, एक तो रिस्क बेस्ड है, बराबर, फिर उसके बाद सेक्टर है जिसमें आपको लगता है कि रिस्क है, रिपोर्टेड फ्रॉड्स है उसके अंदर या लाइक्लीहुड ऑफ फ्रॉड है उसके अंदर, या तो अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाईलाइटेड बाय द मीडिया और सम अदर रिपोर्ट्स। आई बात समझ में आपको? सो इंपॉर्टेंट आप समझो, रिस्क की बात हो रही है। अब इसके बाद ये जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब सिलेक्शन के लिए नहीं, बट एक कैसे कहते हैं कि अगर ज्वाइंट ऑडिट कर रहे हैं
तो अगर यहां पे जॉइंट ऑडिट कवर होता है तो बॉस जॉइंट ऑडिट भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट्स इफ रिक्वायर्ड ऑल जॉइंट ऑडिटर्स विल बी रिव्यूड, ऑल जॉइंट ऑडिटर्स विल बी व्हाट, रिव्यूड। जॉइंट ऑडिट है, ऑल जॉइंट ऑडिटर्स में बी रिव्यूड एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। उसके बाद द बोर्ड में ऑल्सो रिव्यू द क्वालिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विसेज ऑफ FUR with a view to assessing the quality of statutory audit and reporting by the statutory auditors and the quality control framework on a reference made to it by any regulatory body। बराबर के नहीं? तो ये कब आएगा यहाँ पे अभी, और क्या कहते हैं इसके अंदर, और नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया ऐड करते हैं, रेफरेंस मेड, समरी बना रहे, रेफरेंस मेड टू बोर्ड। यहां पे बोर्ड मतलब कौन सा, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, बाय एनी, विच बॉडी बोला है, बाय एनी रेगुलेटरी बॉडी, बाय एनी रेगुलेटरी बॉडी, क्या बोलता है, बाय एनी रेगुलेटरी बॉडी, बाय एनी रेगुलेटरी बॉडी। तो अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी भी अगर बोलता है, जैसे कि कौन सा है, RBI रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी रेगुलेटरी बॉडी है, IRDAI रेगुलेटरी बॉडी है, तो उनके बेसिस पे भी, मतलब कौन, मैंने एग्जांपल्स क्या दिए, RBI, सेबी, IRDAI, IRDAI, बराबर के नहीं? तो ये सब जो है ना, आई बात समझ में आपको? तो ये रेगुलेटरी बॉडीज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एटसेट्रा। तो ये अगर रेगुलेटरी बॉडीज अगर आपको बोलते हैं कि भाई साहब आप करो इनका क्वालिटी रिव्यू, तो भी आएगा। और कभी कभी यहां पे आप समझो, अपन ने देखा है ऊपर भी, अगर नफरा भी बोलता है, नफरा भी तो एक रेगुलेटरी बॉडी, अगर नफरा बोलता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को कि भाई इनका है ना क्वालिटी रिव्यू करवा लो, तो हो जाएगा उसका भी क्वालिटी रिव्यू, कोई टेंशन नहीं है। आई बात समझ में आपको? सो रेफरेंस वाला पार्ट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके अंदर क्या कंसीडर नहीं करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने को केस स्टडी के लिए, अपने को MCQ के लिए, क्योंकि इसके ऊपर इसमें से ही कोई एक लाइन, इसमें से ही कोई एक पॉइंट आपको देंगे और आपको ऐसा केस बना के आपको देंगे कि भाई इसका पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू करवाना है, तो भाई सही है क्या, स्टैंड क्या है आपका, आपने बताना है। तो इसके अंदर क्या है कि नॉट टू कंसीडर, नॉट कंसीडर मतलब क्या कंसीडर नहीं करना है, द केसेस ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम हुम, तो कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी दूसरी फर्म, कंपनीज, अदर एंटिटीज एंड देयर पार्टनर्स, डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स which shall be continued to be dealt in accordance with the mechanism available under Chartered Accountants Act 1949। अगर तुम्हारा इसका ऑडिट बराबर से नहीं हुआ है तो आप ICAI को कंप्लेंट करेंगे, तो ICAI डिसिप्लिनरी एक्शन वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में जो होता है उसके हिसाब से लेगा। यहाँ पे उसका क्वालिटी रिव्यू नहीं होगा दोस्त। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसका काम बराबर से नहीं किया है, बराबर, ही इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, बराबर, तो आपने को पता है पूरा एथिक्स पढ़ के आए हुए अपन लोग, उस केस में क्या होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में ICAI का जो डिसिप्लिनरी बोर्ड है, डिसिप्लिनरी कमिटी है, वो पूरा उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेगा। वो आई बात समझ में आपको? यस। सो वो मैकेनिज्म उसके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। केसेस ऑफ कंप्लेंट्स ओनली फ्रॉम, क्या कहते हैं, केसेस ऑफ कंप्लेंट्स ओनली फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज and other media reports involving serious accounting irregularities shall be considered by the board for the purpose of initiating the review। आई बात समझ में आपको? ये इतना आसान है। तो यहां पे आपको क्या क्या बातें क्लियर हुई, देखो एक एक पेज ऐसा खत्म होगा, ब्रॉड माइंड से बस समझना है आपको कि अच्छा इस पर्टिकुलर क्लाइंट का क्वालिटी रिव्यू करवाना है ना, तो भाई क्या क्या क्राइटेरिया है, ये फैक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा बस पढ़ना है इसको, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ज्यादा लोड ही लेना, ये प्रोसीजर है, अपने को बस उसको ध्यान में रखना है। तो क्लाइंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, एक तो रिस्क बेस्ड, फ्रॉड अगर हुआ है तो, सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज है तो, या कहीं से कंप्लेंट मिले है तो, अगर इनके कोई जॉइंट ऑडिटर्स भी है तो वो जॉइंट ऑडिटर्स भी इन्वॉल्व होंगे, अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अगर रेफरेंस दिया है इसका तो वो भी होगा। बट ध्यान में रखना है, इंडिविजुअल से, फर्म से, कंपनी से, या कोई भी दूसरे स्टेक होल्डर से अगर कंप्लेंट आती है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ कंसीडर करेंगे द रेफरेंस इज मेड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज और मीडिया रिपोर्ट्स, बराबर, ओनली व्हेन देयर इज व्हाट सीरियस अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज। आई बात समझ में आपको? यस। देन उसके बाद selection for sumoto quality reviews may however be done using methods such as random sampling, selection of a particular class or classes of entities, audit firms in the manner as specified in one above।
आई बात समझ में? तो सू मोटो भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि कोई कंप्लेंट आया नहीं, बट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड लगता है कि यार अपन खुद से ही करवा लेते हैं, तो सू मोटो भी हो सकता है। आई बात समझ में आपको? तो 5 पॉइंट्स, वेरी सिंपल। तो नाउ दिस पॉइंट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फोकस करते हैं 6th वाले पॉइंट पे। द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का सेक्रेटरिएट, बराबर मतलब सेक्रेटरी, ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना। प्लेस द डिटेल्स ऑफ द एंटिटीज एंड ऑडिट फर्म्स। एंटिटीज एंड ऑडिट फर्म मतलब क्या? वो जो क्लाइंट और उस क्लाइंट का ऑडिट करने वाली ऑडिट फर्म, बराबर हमने किसको कंसीडर किया है, इट विल प्लेस द डिटेल्स, बराबर के नहीं, किसके सामने, बिफोर विच में बी सिलेक्टेड फॉर क्वालिटी रिव्यू बिफोर द बोर्ड। मतलब ये इनके क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का जो सेक्रेटरी है वो क्या करेगा, ये एंटिटी है, ये इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, इसको हम लोग ने क्वालिटी रिव्यू के लिए सिलेक्ट किया है, इनके डिटेल्स वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के सामने रखेगा। आई बात समझ में? एंड बोर्ड एट दिस स्टेज मे कंसीडर, कंपल्सरी नहीं है कि वो लगेज अनुमति दे देंगे करके, मे कंसीडर वेदर द केस वारंट्स फॉर अ क्वालिटी रिव्यू बाय टेक्निकल रिव्यूअर। टीआर मतलब क्या? टीआर स्टैंड्स फॉर व्हाट? टेक्निकल रिव्यूअर, जो ये पूरा पूरा रिव्यू करने वाला है, टेक्निकल रिव्यूअर, टेक्निकल रिव्यूअर। आई बात समझ में? बाय टेक्निकल रिव्यूअर एंड मे रेफर द केस सिलेक्टेड फॉर क्वालिटी रिव्यू टू द टेक्निकल रिव्यूअर। सो यहां पे फिर बोर्ड में कंसीडर, द बोर्ड विल ऑब्टेन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एंटिटी कंसर्न इन टर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोसीजर मीटिंग्स, वो रूल्स के हिसाब से। तो सिंपल सी बात है, यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, इन सब के बाद यहां पे जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का कौन है, सेक्रेटरिएट है, सेक्रेटेरिएट स्पेलिंग बराबर लिखा गया मैंने, सेक्रेटेरिएट। हाँ, ये क्या रखेगा, ये सामने ये डिटेल्स देगा किसके बारे में, एंटिटीज के बारे में एंड वो ऑडिट फर्म के बारे में। किसको देगा ये डिटेल्स? सो दीज डिटेल्स विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ whom? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। एंड यहां से क्या होगा, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड may consider whether the case warrants for क्वालिटी रिव्यू, एंड तभी वो डिसाइड करेंगे क्वालिटी रिव्यू बाय टेक्निकल रिव्यूअर, कि वो तभी डिसाइड करेंगे कि भाई इसको भेजना है या नहीं भेजना आगे। आई बात समझ में? तो ये पूरा प्रोसीजर है। सो क्राइटेरिया बेस्ड ऑडिट एंटिटीज आपको समझ में आया, एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। सो क्राइटेरिया बेस्ड ऑन, रिमेंबर दिस, क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से एंटिटी को ऑडिट करते हो, उसके हिसाब से आपकी फर्म सिलेक्ट हो जाएगी बॉस। क्लियर है एकदम? यस। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्राइटेरिया बेस्ड ऑन क्या बोलते हैं उसको, ऑडिट फर्म्स। क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑडिट फर्म्स, क्राइटेरिया बेस्ड ऑन व्हाट, अब ऑडिट फर्म्स, अब डायरेक्टली सीधा मतलब एक एंटिटीज के हिसाब से व्हाट, कभी कभी हम लोग क्या है ऑडिट फर्म के हिसाब से भी डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है ना, ये सही में अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट्स बराबर कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो ऑडिट फर्म्स के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। सो ये कैसा होगा बता रहा हूं आपको, रैंडम बेसिस पे, रैंडम बेसिस पे, बराबर के नहीं, या तो बेस्ड ऑन व्हाट, द वॉल्यूम ऑफ वर्क हैंडल्ड, वॉल्यूम ऑफ वर्क हैंडल्ड, या तो कैसा होगा, बेस्ड ऑन व्हाट, द नंबर ऑफ पार्टनर्स, आपके फर्म में कितने पार्टनर्स है उसके हिसाब से भी हो सकता है ये, बराबर के नहीं। सो आपके पास नेचर ऑफ क्लाइंट्स कौन से है, ये तो फिर अपने ऊपर पड़ा है, नेचर ऑफ क्लाइंट्स, या आपने कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया इसके हिसाब से। तो ऐसे कोई भी अपन क्या कर सकते हैं कि भाई अपन सिलेक्ट कर सकते हैं इनको। सो रैंडम बेसिस पे, वॉल्यूम ऑफ वर्क, नंबर ऑफ पार्टनर्स, बराबर इन सब बेसिस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी ऑडिट फर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको? एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। फिर उसके बाद थर्ड, और कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, बराबर के नहीं, नहीं यही यही दो क्राइटेरियाज है। थर्ड क्या है, क्वालिटी रिव्यू का साइकिल, पीरियोडिसिटी।
जैसे अपन ने पीयर रिव्यू में पढ़ा था, वंस इन 3 इयर्स, वंस इन 4 इयर्स, बराबर याद है ना आपको? कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे अपन ने पढ़ा था पीयर रिव्यू के अंदर। तो इनका भी क्या है, तो साइकिल आपको दिया गया है, तो साइकिल एक बार अपन रीड करते हैं, ठीक है? तो ये पार्ट अपना हो गया क्राइटेरिया बेस्ड ऑडिट फर्म्स। क्वालिटी रिव्यू साइकिल, the following quality review cycle of the audit firms may be followed generally or as may be decided. Very important, boss. Once in 3 years, once in 3 years for firms having 20 or more partners. Once in 4 years for having 10 or more but less than 20. Once in 5 years for audit firm having less than 10 partners. आई बात समझ में? साइकिल तो क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पे है। क्वालिटी रिव्यू कैसा बेसिस पे है, नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पे। आपके पास कितने पार्टनर्स है उसके हिसाब से हम आपका क्या करने वाले हैं दोस्तों, क्वालिटी रिव्यू करवाएंगे। सो नंबर ऑफ पार्टनर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। कीपिंग इट वेरी सिंपल, समरी बनाना है अपने को एकदम मस्त। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। सेकेंड क्या कहता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 10 से ज्यादा बट 20 से कम। ग्रेटर देन 10, बराबर के नहीं, बट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या कहेंगे अपन, हैविंग 10 और मोर। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 बट लेस देन 20। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, लेस देन 10। सो यहां पे हम्म सो यहां पे क्या करेंगे अपन, वंस इन 3 years, once in 4 years, once in 5 years। परफेक्ट है। फिर इसके बाद जो फर्म सिलेक्ट हुई है उसके, आप समझो बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू 3 ऑडिट एंगेजमेंट्स ऑफ द फर्म मे बी सिलेक्टेड बाय द बोर्ड एज मे बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर क्वालिटी रिव्यू साइकिल। मतलब उस साइकिल में उस पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के 3 कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको? सो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर क्वालिटी रिव्यू साइकिल कवरिंग एंटिटीज ऑफ वेरिड इंटरेस्ट, वेरिड इंडस्ट्री साइज, ज्योग्राफिकल स्प्रेड एंड रेगुलेटरी कंसर्न्स। However, in the absence of any adverse finding in the past review, not more than, absence of any adverse finding in the past, not more than one audit engagement of the same engagement partner or proprietor of an audit firm under review may be selected of the same engagement partner or proprietor। firm नहीं बोला है, अगर मतलब मान लो, समझो बात को, कि यहाँ पे ये एक अपना सीए फर्म है, ये सीए फर्म है, ठीक है? इस सीए फर्म के पास अब यहाँ पे ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और यहाँ पे मिस्टर सी है। समझे बात को आप? तो बॉस यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ए, जब अपन देखो इस सीए फर्म के 3 एंगेजमेंट्स तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो ए है इसका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इससे रिलेटेड एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ एडवर्स फाइंडिंग, एब्सेंस ऑफ एडवर्स फाइंडिंग इन पास्ट रिव्यू, इन पास्ट रिव्यू ए का, तो इसी का ही नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन एंगेजमेंट, मतलब इसका फिर एक ही एंगेजमेंट, करंट इस साइकिल में एक ही एंगेजमेंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देखो फर्म का हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 एंगेजमेंट्स हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, अप टू, मतलब मैक्सिमम 3 एंगेजमेंट्स हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। बट एक ही व्यक्ति के 3 एंगेजमेंट सिलेक्ट नहीं करेंगे अगर पास्ट में उसका काम, हमको उसके काम में कोई भी एडवर्स फाइंडिंग्स अगर हमको नहीं मिले हैं तो। आई बात समझ में आपको? परफेक्ट है। सो ये यहाँ पे बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। However, in the case of any adverse finding in the past reviews or in the other situation, quality review board may conduct quality review of any particular audit firm or particular
and more frequently and select more than 3 audit engagements. So यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे absence of adverse finding in the past, not more than 1. But second point क्या कहता है यहां पे दोस्तों, in case of finding of adverse, क्या बोलेंगे, adverse findings, finding of adverse situations in past review, तो बस यहां पे क्या हो जाएगा, यस यू कैन गो मोर देन 3 एंगेजमेंट्स ऑल्सो, फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। आई बात समझ में आपको? तो ये मैक्स 3 एंगेजमेंट्स होगा, बट अगर आपको पिछले इसमें अगर आपको एडवर्स फाइंडिंग्स मिलता है तो दोस्त यहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो फर्म है उसमें क्या करना होगा अपने को, 3 से ज्यादा भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया यहां तक? ये देखो ये सारी चीजें अमेंडेड थी, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है जो अपने को समझ में आना बहुत जरूरी है। तो किस तरीके से क्वालिटी फर्म को सिलेक्ट करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल है। यस, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, देखो अब अपने को ये पॉइंट नंबर 6 है, पूरा ये स्टेजेस और ये पूरा पूरा है ना 6.3, ये पूरा ये अपने को रिव्यू करना है और फिर इसके बाद अपने को इसका पूरा समरी बनाना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो बहुत कंटेंट है, बहुत कंटेंट है इसके अंदर और ये बहुत नया नया एक्सप्लेनेशन जो है ना सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है। सो इसको आगे बढ़ने से पहले आप और हम मिलके इसको रीड करना बहुत जरूरी है, दिमाग में इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट अपने को प्लांट करना बहुत जरूरी है और फिर इसके बेसिस पे इसका एक फ्लो डायग्राम, एक वॉक थ्रू हम लोग बनाएंगे। परफेक्ट है? यस सर, बिल्कुल ठंडे दिमाग से लेट्स रीड विथ मी, है ना? यस, क्वालिटी रिव्यू का प्रोसेस एकदम आराम से वॉक थ्रू करना, ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप कामकाज होगा। समझो मेरी बात को, आराम से रिलैक्स एकदम, बिल्कुल भी इसको लर्न करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी इसको ऐसा एकदम टेक्निकली मत लेना, इसको एक फ्लो में चलने देना, ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएगी। मैं कुछ भी याद नहीं कराऊंगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, गारंटी है भाई की। ध्यान देना, सिर्फ मेरे साथ पढ़ना है आराम से, प्यार मोहब्बत से, और जो डिस्कशन कर रहा हूं सुनना है, सोना मत बस बीच में। अ क्वालिटी रिव्यू is an engagement that needs to be carried out in a manner that ensures that the work performed by technical reviewer appointed for the review and the review team meets professional standards established by ICAI। ये किस तरीके से कैरी आउट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन चल रहा है। जब आप क्वालिटी रिव्यू करते हो ना, तो वो क्वालिटी रिव्यू जो एक टेक्निकल रिव्यूअर परफॉर्म करेगा वो इस कदर होना चाहिए कि उसने जो आईसीएआई ने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश किया है ना रिव्यू करने के लिए, उसको आपने अचीव करना है भाई, ठीक है? सो द वर्क परफॉर्म्ड फॉर द रिव्यू, the work performed by technical reviewer for the purpose of review and his review team should meet what the professional standards established by ICAI। ऐसा आपने वर्क परफॉर्म करना चाहिए, वर्क कैरिड आउट, दैट द वर्क परफॉर्म्ड, आप कुछ भी बोल लो यहां पे, ठीक है? एकदम सही है। उसके बाद एनी शॉर्टकमिंग्स इन द क्वालिटी ऑफ क्वालिटी रिव्यू, आ हा क्या लिखा है, अगर आप क्वालिटी रिव्यू के दौरान, मतलब आप जिस तरीके से क्वालिटी रिव्यू कर रहे हो, अगर उसमें ही क्वालिटी नहीं है तो क्या फायदा? क्या कहता है लाइन, क्या देखा है, एनी शॉर्टकमिंग्स इन द क्वालिटी ऑफ क्वालिटी रिव्यू वुड इटसेल्फ डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी रिव्यू एस्टैब्लिश्ड बाय आईसीएआई। आहा, it is therefore of the utmost importance that ensuring quality in quality review remains the priority। that ensuring, क्या बोलते हैं दोस्तों, ensuring quality in a quality review remains priority for technical reviewer। भाई टेक्निकल रिव्यूअर फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये हमको समझता है दोस्त कि जब तू काम करेगा ना भाई, सुन, तू क्वालिटी चेक करने जा रहा है, तो जब तू क्वालिटी चेक करने जा रहा है तो तू तेरे काम में क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज करियो, नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा काम तो गया साइड में। भाई तू तू खुद रिव्यू करने आया और तू किस तरीके से रिव्यू कर रहा है तेरे को वही नहीं पता, तो वैसा नहीं होना चाहिए।
इसके लिए बोर्ड में ऑल्सो ऑब्टेन सर्विसेज ऑफ industry experts if needed on such criteria as may be specified by the board. This is the latest addition. These industry specific experts may provide guidance or advice to the technical reviewers. ये लोग क्या करेंगे, ये experts और ये जो है ना, ये आपको टेक्निकल रिव्यूअर को गाइडेंस देंगे कि अच्छा पेट्रोलियम में ऐसा होता है, बैंकिंग में ऐसा होता है, तो आप एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकते हो. दिस एक्सपर्ट्स विल गाइड दोस टेक्निकल रिव्यूअर्स. बराबर. These technical reviewers and industry experts shall be entitled to payment of honorarium and reimbursement of traveling expenses, including for their assistance, if any, at such rate as may be decided by the board from time to time. तो पैसा मिलेगा इसका. थैंक यू वेरी मच. पैसा मिलेगा दोस्त, पैसा मिलेगा. ओके. तो सिक्स्थ हेडिंग में हमने क्या सीखा? चलो मस्त एकदम आराम से पढ़ते जाना है, समझते जाना है, बहुत मजा आएगा. ओके. तो ये टेक्निकल रिव्यूअर की बात हो गई. अब यहां से आगे बढ़ते हैं. हाँ. सो नाउ वी टॉक अबाउट इज द एम्पैनलमेंट ऑफ व्हाट टेक्निकल रिव्यूअर. अब किसकी बात होगी? एम्पैनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर की. चलो लेट्स कम टू दिस. The board has specified the following basic minimum criteria for empanelment of technical reviewers with the board. Applications in respect of whereof are invited through online empanelment process at the website of Quality Review Board. The reviewer should have. तो बेसिकली ये उसके क्या है यहाँ पे, ये इसके क्वालिफिकेशंस है. तो आपने मेरे बच्चों पीयर रिव्यूअर के क्या क्वालिफिकेशंस है, क्वालिटी रिव्यूअर विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ टेक्निकल रिव्यूअर, उसके क्या क्वालिफिकेशंस है वो आपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे भी, है ना? ओके. चलिए आइए दोस्तों रीड करते हैं. Reviewer should have minimum 15 years of post qualification experience as a chartered accountant and be currently active in practice of accounting and auditing. तो कितने साल का तजुर्बा चाहिए पोस्ट, मतलब आप आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस नहीं गिन सकते. आप आर्टिकलशिप के दौरान जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेते हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेते हो, उसको नहीं गिन सकते हो. सीए बनने के बाद 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रैक्टिस में होना आपको, और करंटली आपने प्रैक्टिस में भी होना, करंटली आपने प्रैक्टिस में भी होना. रिव्यूअर शुड हैव हैंडल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिकी है. रिव्यूअर शुड हैव हैंडल्ड एज अ साइनिंग पार्टनर और प्रोप्राइटर ऑफ एटलीस्ट, ध्यान से देखना, 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट्स एज अ सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर. किसका? ऑफ बैंक्स,
public limited companies, government companies, private limited companies having annual turnover of rupees 50 crores and above during the last 10 financial years. 15 साल का तजुर्बा होना चाहिए और उन 15 साल में तुमने 10 साल के पीरियड के अंदर कम से कम 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट्स आपने करने चाहिए. किसके किसके? वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिट कैसा? ऐसा छोटा मोटा स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर होना चाहिए. किसका? ऑफ द बैंक्स, पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड, बट जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, बराबर, इन द लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स. प्रोवाइडेड दैट out of the aforesaid three statutory audits, at least one must be in respect to entities other than private limited companies. मतलब प्राइवेट लिमिटेड तीनों नहीं चलेगा, 3 में से 2 प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, बट कम से कम एक कोई दूसरा होना बहुत जरूरी है. वाह वाह, क्या बात है. ये एक सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द सेकंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी सिंपल नाउ. शुड नॉट हैव एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. मतलब भाई ऑफ जाहिर सी बात है, अगर तेरे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन है, तू क्या ही क्वालिटी चेक करेगा. एंड यू शुड नॉट करंटली बी अ मेंबर ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और आईसीएस, सेंट्रल काउंसिल, रीजनल काउंसिल, ब्रांच लेवल मैनेजमेंट कमेटी. कहीं पे भी उसने ना सेंटर पे, रीजन पे या ब्रांच लेवल पे, कहीं पे भी उसने कोई भी मेंबर होना वो नहीं चाहिए. And the board may specify any other criteria from time to time apart from these basic minimum criteria. आई बात समझ में? The board reserves the right to reject any application for empanelment as technical reviewer without assigning any reason whatsoever. तुमने अप्लाई किया, तुम ये क्वालिफिकेशन में बैठते हो, तुमने अप्लाई किया, रिजेक्ट भी हो सकता है, रीजन मत पूछो, चलो निकल लो. आई बात समझ में? तो क्वालिफिकेशन की बात करें, सो एम्पैनलमेंट. सो यहां पे हम देखते हैं कि इस भाई साहब का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करिएगा प्लीज, बिल्कुल भी ध्यान यहां वहां नहीं भटकाएंगे. तो यहाँ पे 15 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्लस you should be what, currently इन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. फिर उसके बाद इस 15 साल में, बराबर कि नहीं, लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स ऑडिट ऑफ in last 10 financial years central statutory audit for, क्या बोलेंगे, फॉर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट इन लास्ट 10 years, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर कौन कौन? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज with turnover greater than or equal to 50 crores. ठीक है ना? So he should be acting as a central statutory auditor for what? Central statutory auditor for ये 3 इसने ऑडिट, एटलीस्ट 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट्स एज सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट उसने करना चाहिए, बराबर. सो ये 3 के ऑडिट्स होना चाहिए. At least 3 central statutory audit for either this or this or this,
बट इसके अंदर क्या है, कंडीशंस अप्लाई है, और वो कंडीशन क्या है यहां पे, एटलीस्ट वन शुड बी अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एटलीस्ट वन शुड बी अदर देन व्हाट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बराबर। एंड देन कहानी बहुत सिंपल है आपकी आगे। नो डिसिप्लिनरी proceedings, and number 4, not a member of, किसका मेंबर नहीं होना चाहिए दोस्त, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, काउंसिल, सेंट्रल और रीजनल, और ब्रांच लेवल। ब्रांच लेवल मैनेजमेंट में भी वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज द qualification of the technical reviewer for the purpose of what, conducting quality review। so quality review process आपको समझ रहे हैं। पहले अपन ने क्या करना जरूरी है, इसको इन भाई साहब को पहले इनका एम्पैनलमेंट होना बहुत जरूरी है, तो उनका एम्पैनलमेंट करा लिया अपन ने। अब आगे, so the empanelment of technical reviewer so made shall be for the ongoing block period for 3 years, subject to obtaining annual declarations from each of the empaneled technical reviewer for continuing to meet the basic criteria। so इनका जो है अपॉइंटमेंट जो होगा ये फॉर कितने समय के लिए होगा, ये फॉर ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years। ये जानबूझ के आपके साथ चार्ट बना रहा हूं ताकि आपको इसका फ्लो भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। However, it may be noted that the empaneled technical reviewer should comply with what, those basic empanelment requirements। आई बात समझ में। नेक्स्ट, इट मे बी नोटेड, उसको काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं। However, it may be noted that the empanelment of technical reviewer with quality review board does not in any way guarantee allotment of quality review work to technical reviewer, which shall be at the sole discretion of the quality review board। तो आपको काम मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। टेक्निक ये सब सिंपल है। टेक्निकल रिव्यूअर shall undergo training on an emerging areas such as Ind AS, amendments in Companies Act, other technical standards, valuation standards, and other relevant laws। Technical reviewers shall regularly participate in training workshops, programs organized by the regularly participate in training workshops, programs organized by various POUs on the aforesaid areas and will update their knowledge। Further, they shall submit 6 annual declarations along with the relevant evidences to Quality Review Board regarding their participation in such training workshops or programs। After completion of the initial block period of the empanelment, board may decide to offer renewal of the empanelment subject to his consent for another block period, and so on, based upon the assessment of the quality review work performed by the technical review during the period, if any is meeting the basic minimum criteria for empanelment by the board। Participation in training workshops and other such factors as may be considered appropriate। आई बात समझ में आपको। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, ये एक बार ये एम्पैनलमेंट हो गया तो ये एम्पैनलमेंट होगा फॉर अ ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years, एकदम सही है। बट इसके बाद एम्पैनलमेंट होने के बाद इसमें चार्ट में डालने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहता है बॉस कि इसके साथ साथ इसने क्या करना चाहिए, पोस्ट स्क्रिप्ट बातें यहाँ पे क्या लिखते हैं, PS फर्स्ट पॉइंट कंटिन्यू ट्रेनिंग,
सेकंड 6 एनुअल डिक्लेरेशंस उनको चाहिए, बराबर, कि उन्होंने एनुअल डिक्लेरेशंस की आपने ट्रेनिंग को अटेंड किया है, बराबर। एंड थर्ड, कीप अपडेटेड, अपने आप को उन्होंने क्या करना चाहिए, अपडेटेड रखना चाहिए। आई बात समझ में? ऑन द इमर्जिंग एरियाज, कीप अपडेटेड ऑन इमर्जिंग एरियाज। बहुत बढ़िया सर। सो ही शुड बी कीपिंग व्हाट, अपडेटेड। और उसके बाद बाकी के तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार उसका जो समय खत्म हो गया तो उसको आप फिर से दोबारा से बुला सकते हो, ऐसा वैसा, सब्जेक्ट टू अगेन ही इज मीटिंग दोस क्राइटेरिया। आगे अब यहां पे आप फाइनली, आपके पास कौन आ चुका है अभी, टेक्निकल रिव्यूअर आपके पास आ चुका है। एंड अब यहां पे आपको वेरियस स्टेजेस, अब आपके क्वालिटी रिव्यू में क्या क्या इन्वॉल्व है उसके बारे में अभी बातचीत होगी। So what are the various stages which are involved in what the conduct of quality review? अब ये स्टेजेस है, यहां तक अपन को एकदम अच्छे से पढ़ना है पूरा पूरा, ठीक है, एकदम सही जा रहे हैं, मस्त। चलो, एक गो में अपने को पढ़ना है, ठीक है। इजी लग रहा है ना टॉपिक, एकदम बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेने का। दिखता वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट है बिल्कुल भी नहीं, आराम से पढ़ना है। So the following table describes the various stages generally involved in the conduct of quality review assignments. Quality Review Board selects the audit firm and the audit file for review and identifies technical reviewer to conduct the quality review. तो पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन हो जाएगा, ये ऑडिट फर्म है और ये टेक्निकल रिव्यूअर है। फिर उसके बाद ऑफर लेटर दिया जाएगा टू टेक्निकल रिव्यूअर कि भाई करना है कि तेरे को इसका टेक्निकल रिव्यू, तेरे को सिलेक्ट किया है करके तू कर ले। फिर वो उसका एक्सेप्टेंस देगा ऑफ द लेटर ऑफ एंगेजमेंट टू क्यूआरबी बाय सेंडिंग नेसेसरी डिक्लेरेशंस फॉर मीटिंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एक्सेप्टेंस देगा along with what necessary, along with what द डिक्लेरेशंस, कि बाबा वो कंप्लाई कर रहा है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो उससे कनेक्टेड नहीं है ना उस फर्म से, वो बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक सी और दूसरा सी एक दूसरे को जानते ही है, कभी इन्वॉल्व हो सकता है कामकाज में, तो वैसे कुछ डिक्लेरेशंस उससे लेंगे टू मीट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, बराबर। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बाय हिमसेल्फ एंड हिज असिस्टेंट्स इफ एनी। देन यहां पे क्या हो जाएगा, द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इंटीमेट्स ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू अबाउट द proposed quality review. Quality Review Board also sends a copy of intimation to technical reviewer and provides them contact details of each other for further communication. अब रिश्ता पक्का कर दिया है। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या फर्म को बोल देता है कि भाई तुम्हारा होने वाला है, इंटीमेट कर देता है वो उसको, आई बात समझ में आपको। एंड फिर उसके बाद वो ऑफर लेटर उसको प्रपोज्ड क्वालिटी रिव्यूअर भेज देता है और वो उसका इंटीमेशन वो इसको भी भेज देता है, किसको, टेक्निकल रिव्यूअर को, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे देता है वो। देन अब इन दोनों का कनेक्शन बन गया है यहाँ पे, अब ये दोनों आपस में मिल चुके हैं, बराबर के नहीं। सो ये कौन है, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, और ये कौन है, टेक्निकल रिव्यूअर। अब इनका रिश्ता हो गया है, अब इनको मिला दिया है मैच मेकर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने मिला दिया है, अब ये आपस में निपट लेंगे। सो अब टेक्निकल रिव्यूअर क्या करेगा, टेक्निकल रिव्यूअर पहली चाल चलेगा, he sends the specified quality review questionnaire to the audit firm under review. सवाल जवाब पूछेगा ये कि कैसे, क्या हालचाल, कितने क्लाइंट्स है, ये क्लाइंट का कैसे काम किया, बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह फॉर फिलिंग अप। एंड चाहिए तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है इफ रिक्वायर्ड। Then technical reviewer and his team carry out the quality review by starting off-site review by making proper planning for review and then on-site visiting the office बाई फिक्सिंग द डेट एज पर म्यूचुअल कंसेंट। पहले अपना बैकग्राउंड में पूरा जांच पड़ताल कर लेंगे, फिर ऑन साइट पहले प्रायर डेट को फिक्स करके अपन डिसाइड कर लेंगे, ensuring that the review gets completed within the specified time frame. On completion of the on-site review, preliminary report भेजा जाएगा to audit firm under review and shall send a copy of preliminary report to QRB as well. तो audit firm under review को कॉपी जाएगा और QRB को भी जाएगा। Then audit firm will submit the representation on preliminary report and technical reviewer will immediately send reply to audit firm under review to quality review board. तो firm का क्या reply आया, immediately QRB को भेज देगा वो। Then we talk about technical review to submit the final report along with the copy of annual report of the entity for the year under review
to the quality review board in the specified format on his individual letterhead duly signed and dated within the specified time frame or as extended by the QRB. In addition, he shall also send a copy of the final report to the audit firm under review, requesting them to send their final reply. Barabar? Requesting them to send their final reply thereon to the QRB within 7 days of the receipt of the final report. Audit firm shall send a copy of the final reply to the TR 7 दिन के अंदर. Then firm under review to submit to QRB the reply on the final report and feedback in prescribed format regarding the experience of the quality review. मतलब experience feedback देना इनको. Upon the receipt of the final reply, TR shall submit the QRB within next 7 days a summary of his findings in the specified format. The quality review group, QRG stands for what? Quality review group, to consider the report of technical reviewer responses and make recommendations to QRB. QRG may also call for additional details or information explanation if required, as it may deem appropriate. The QRB to consider report and recommendation of QRG and decide further course of action. सिंपल है. समझ में आया क्या हुआ आपको? एकदम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है. ये वेरियस स्टेजेस है, किस तरीके से ये काम काज चलेगा ये अपना. ठीक है ना. बाकी ये तो बहुत इजी है. सो इसको एक सेशन और ले लेंगे अपन. ठीक है. तो स्टेजेस यहां तक आपको समझ में आया. सो यहाँ पे अपन स्टेजेस तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ लिखने की जरूरत भी है. यहाँ पे ये क्लियर कट स्टेप बाय स्टेप आपको दे रखा है. सो क्या क्या है स्टेजेस के अंदर, ये पहले भी था. दिस इज नॉट द अमेंडमेंट, द स्टेजेस पहले भी थे ये. सो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड सिलेक्ट करेगा फर्म को और टेक्निकल रिव्यूअर को. टेक्निकल रिव्यूअर को बोलेगा, देखते कुछ ट्राई करते हैं. और तुम लोग को मजा आ रहा है तो लाइक वाइक थोड़ा करो, दोस्तों के साथ शेयर वेयर करो यार, है ना. मस्त है एकदम. मेरे को भी मजा आएगा ऐसे. स्टेजेस ऑफ क्वालिटी रिव्यू. सो यहाँ पे कौन है? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है जो रिश्ता पक्का कराएगा. किसका? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है जो सिलेक्ट करेगा टेक्निकल रिव्यूअर को एंड ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को. बराबर. ये क्या करेगा? इसको इंटीमेट करेगा इसको. एंड ये क्या करेगा? उसको कन्वे एक्सेप्टेंस टू QRB. कन्वे व्हाट? एक्सेप्टेंस. प्लस क्या देगा वो साथ ही साथ? डिक्लेरेशंस भी देगा. विल ऑल्सो गिव व्हाट? डिक्लेरेशंस. करेक्ट एकदम कि बाबा एलिजी क्राइटेरिया वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब मिल रहा है वो. आगे फिर उसके बाद क्या होगा? इंटीमेशन लेटर भेज दिया. बराबर. तो अब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या करेगा? एक दूसरे के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजेगा वो. एक दूसरे के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज देगा. बोलेगा तुम अब आपस में निपट लो, अब मेरा काम तो खत्म हो गया भाई. एक दूसरे के क्या दे देगा? वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देगा. सो वंस इट इज डन, सो अब ये क्या करेगा? टेक्निकल रिव्यूअर ऑडिट फर्म अंडर रिव्यूअर को एक क्वेश्चनर देगा वो, जहां से उसका काम शुरू हो जाएगा. क्वेश्चनर देगा. सेकंड क्या हो जाएगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है इससे. एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांगेगा वो. बराबर. एंड फिर ये होने के बाद ये जब डेटा उसके पास आ जाएगा तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? चलो मस्त बना रहे, चलो एकदम सही चल रहा है. सो ये जो है ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, ये इन्हें दे देगा ये. सो थर्ड स्टेप यहां पे क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट,
सो ये अपना ऑफ साइट काम शुरू कर देंगे. सो दे विल स्टार्ट विथ व्हाट द ऑफ साइट वर्क. फिर उसके बाद ऑफ साइट काम खत्म होने के बाद अब ये प्लान करके फोर्थ क्या है, ऑन साइट रिव्यू प्लान करेंगे. ऑन साइट रिव्यू प्लान करेंगे ऑब्वियसली आपस में एक दूसरे से मिलके डेट डिसाइड करके ऑन साइट रिव्यू प्लान कर लेंगे ये, बराबर. फिर ऑन साइट रिव्यू होने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे फिर से पीछे मुड़ते हैं, पीछे मुड़ फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, फिर यहां पे सेंड रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन. सेंड रिपोर्ट अभी कौन भेज रहा है, ये टेक्निकल रिव्यूअर. टू हुम, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू. अब ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को रिपोर्ट मिलने के बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या होगा, सिक्स पॉइंट क्या होगा, ये इन्हें रिप्लाई करेंगे उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर कि उनका क्या रिप्लाई है. अब ये रिप्लाई मिलने के बाद ये क्या करेंगे, ये रिप्लाई भेजेंगे. सेवेंथ पॉइंट क्या कहता है, ये रिप्लाई भेजेंगे टू किसको, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को भी ये रिप्लाई भेज देगा. ये आई बात समझ में. सो टेक्निकल रिव्यूअर टू सबमिट द फाइनल रिपोर्ट एंड सबमिट, एंड ये क्यूआरबी को देगा. एंड फिर इसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, 7 8 यहां पे सबमिट फाइनल रिपोर्ट, सबमिट फाइनल रिपोर्ट, बराबर. ये रिपोर्ट दे देगा, ये फाइनल रिपोर्ट दे देगा ये. और ये फाइनल रिपोर्ट किसको देगा, ये फिर से दोनों को देगा. ये एक होगा किसे, एक होगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को देगा और ये होगा एक ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को. ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू भाई साहब क्या करेगा, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू एनी गेसेस, ये फिर रिप्लाई करेगा. ये क्या लगा के रखा है सर. सो नेक्स्ट अभी क्या होगा, नाइन्थ पॉइंट क्या होगा, ये इसके ऊपर रिप्लाई करेगा विद इन हाउ मेनी डेज, 7 डेज के अंदर ये रिप्लाई करेगा. राइटिंग बिगड़ गई सर आपकी. कितने दिन में रिप्लाई करेगा, ये 7 डेज के अंदर रिप्लाई करेगा. ये फाइनल रिपोर्ट हो जाएगा. और फिर ये रिप्लाई मिलने के बाद आगे क्या होगा जाने. सो फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद क्या हो जाएगा, ये जाएगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के पास. फिर यहाँ पे क्वालिटी रिव्यू ग्रुप जो है ये सजेशंस देगा किसको, सजेशन टू हुम, द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. एंड क्वालिटी रिव्यू बोर्ड विल कंसीडर दीज सजेशंस, कंसीडर दीज सजेशंस. डन. सो ये ऐसा इतना सिंपल काम है, ये डन है एकदम. ये ऐसा खेलते बैठेंगे ये लोग मस्त मजे में. ठीक है. सो यहां से आगे बढ़ते हैं अभी, है ना. ये बात एकदम सिंपल हो गई. यहां पे स्टेजेस, कॉम्पोजिशन ऑफ रिव्यू टीम. जैसे टेक्निकल रिव्यूअर तो है बट अब इसकी टीम भी होगी डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑडिट फर्म. द कॉम्पोजिशन टीम मैंडेटरली हेडेड बाय टेक्निकल रिव्यूअर में ऑल्सो इंक्लूड अप टू 5 असिस्टेंट्स. पीयर रिव्यू में सिर्फ एक था, यहाँ पे 5 लोग आ सकते हैं. एज मे बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड इन ईच केस ऑन नीड बेसिस. हाउएवर, नो फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स may be included as a member. No firm of chartered accountants will be included. No firm as member of the review team. Firm नहीं होगा, individual होगा, individual. Independence and qualifications of technical reviewers, इसको पढ़ लेते हैं. सेम होगा. No disciplinary proceedings, बराबर. नेटवर्क फर्म से कोई उसका नाता नहीं होना चाहिए. He or his firm or any partners of the network firms should not have been the statutory auditors, बराबर. इनके फर्म और एनी नेटवर्क फर्म्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं होना चाहिए उनके. not have been association with them, should comply with the eligibility conditions laid down as the appointment under section 141 subsection 3 for the Companies Act 2013. ठीक है. इंडिपेंडेंस ऑफ असिस्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. नो डिस्क्वालिफिकेशंस, कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट साइन करना चाहिए. नो डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद द फर्म, वर्किंग विद देम फॉर एटलीस्ट 1 year as a member in practice, member of the CA firm, should not have been associated with the statutory auditor, not should not have disciplinary proceeding. ये तो सेम है. He should not be the member of the quality review board. He should not be empaneled as a technical reviewer, not himself be empaneled as a technical reviewer. इन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है बॉस. इसको होमवर्क के लिए रीड कर लो प्लीज. ठीक है. यस.
सो यहां तक ये सारी बातें हो गई। कोई टेंशन है आपको? नहीं, बेस्ट चल रहा है अपना। सो अब सर थोड़ा हेवी हो रहा है, तो सर आज के लिए हम लोग यहीं रुक देते हैं, आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। एंड फिर अभी अपने और 7 पेजेस बचे हैं, 7 पेजेस मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्वालिटी रिव्यू काफी आसान लग रहा है, एंड इसके ऊपर आप मार्क्स स्कोर भी करेंगे। नेक्स्ट सेशन अपना आखिरी सेशन होगा, जिसके अंदर ये 7 पेजेस हम लोग वाइंड अप कर देंगे, राइट? यस, थैंक यू वेरी मच गाइस। डू शेयर दिस वीडियो, लाइक एज वेल एज पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स कि सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है सर कौन से टॉपिक के ऊपर अपन ने और डिस्कशन करना चाहिए। Please, please, please feel free to share your thoughts. Love you guys. Thank you very much. Bye bye. Take care.